हम नेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डाइटरी असेसमेंट। सबसे पहले डाइटरी असेसमेंट में क्या होता है, इसमें हम इवेल्युएशन करते हैं कि कितनी फूड की कंजप्शन हुई है नेशनल लेवल पे, हाउस होल्ड लेवल पे, और किसी भी इंडिविजुअल का कितना फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी कितनी इनटेक है। उस सबको जो हम इवेल्युएट करते हैं उसको हम कहते हैं डाइटरी असेसमेंट। और जो डाइटरी असेसमेंट होते हैं ना, ये न्यूट्रिशन स्टेटस असेसमेंट का एक टूल है। न्यूट्रिशन स्टेटस असेसमेंट में क्या होता है, इसमें हम लोग इंटरप्रेशन करते हैं बायोकेमिकल, क्लिनिकल और डाइटरी लेवल डेटा में, जो डिटरमिन करते हैं कि जो कोई भी पर्सन है और कोई भी मतलब ग्रुप है वो वेल नरिश्ड है या माल नरिश्ड है, मतलब वो अ, इसके अलावा इसमें डाइटरी असेसमेंट में क्या क्या होते हैं, फूड की सप्लाई आ जाता है। अब हम पीछे कर लें एक बार। फूड का सप्लाई आ जाती है, प्रोडक्शन आ जाती है नेशनल लेवल पे, और जो फूड परचेज करते हैं लोग हाउस होल्ड लेवल्स के लिए, और जो फूड कंज्यूम होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। नेक्स्ट करते हैं मैम। सबसे पहले जो न्यूट्रिशन असेसमेंट की वैल्यू होती है ना, वो इन्हांस करती है फूड की कंजप्शन के सप्लाई को। और डायरेक्ट असेसमेंट ऑफ फूड कंजप्शन इन डाइटरी सर्वेस, जो कि इंक्वायर करती है हाउस होल्ड को और इंडिविजुअल की फूड की कंजप्शन को। नेक्स्ट करते हैं। डाइटरी असेसमेंट, जो न्यूट्रिशन इनटेक होती है ना ह्यूमन की, वो उसके 5 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं 24 आवर डाइटरी रिकॉल। इसमें क्या होता है कि जो डाइटरी असेसमेंट टूल होते हैं, ये भी एक डाइटरी असेसमेंट टूल है। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं किसी भी पर्सन के। उसमें क्या होता है, वो उससे पूछते हैं कि जो उसने लास्ट 24 आवर्स में कौन से फूड और कौन से ड्रिंक्स को कंज्यूम किया है। 24 आवर डाइट रिकॉल में इस चीज़ के बारे में होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर। इसमें क्या होते हैं, जो फूड की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो एक इसमें हमें एक लिमिटेड लिस्ट मिलती है किसी भी फूड की या ड्रिंक्स की। और वो जो फूड ड्रिंक्स होते हैं ना, उनका नंबर टिपिकली 80 to 120 के रेंज में होता है। नेक्स्ट है डाइटरी हिस्ट्री सिंस अर्ली लाइफ। इसमें ये होता है कि जो कोई भी पेशेंट है उसकी डाइट को इवेल्युएट करते हैं, मतलब उसने स्टार्ट से कैसी डाइट ले रहे हैं और उससे उसको किस तरह की डिजीजेज हो रही हैं, और किस न्यूट्रिएंट के ना लेने से पर्सन की डिसेबिलिटी वगैरह, और उसकी फैमिली हिस्ट्री होती है उसकी मेजर डिजीजेस को देखते हैं कि उनकी फैमिली में कौन सी डिजीजेस, हिस्ट्री में कौन सी डिजीजेस आ रही हैं। हार्ट डिजीजेस होती हैं, जेनेटिक टेंडेंसी होती है फैमिलीज में, इस तरह डिफरेंट डिजीजेस और को थ्रू आउट देखते हैं। फूड डायरी टेक्निक, इसमें क्या होता है, इसको हम फूड रिकॉर्ड भी कहते हैं। इस मेथड में हम फूड और ड्रिंक इनटेक को मेजर करते हैं, अगर किसी पर्सन ने कितना लिया है। ये मेमोरी पे रिले नहीं करता, लेकिन इसमें हम उसको मतलब एस्टिमेट के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं कि उन्होंने किस तरह की डाइट ली है, उनके वेट और उनकी हाइट के अकॉर्डिंग इसको इवेल्युएट करते हैं। और लास्ट टॉपिक है ऑब्जर्व फूड कंजप्शन। इसमें क्या होता है, आइटम्स और अमाउंट्स होती हैं जो फूड की हम कंज्यूम करते हैं। एक इसमें कि कितनी रिसीव हुई है और कितनी हमने देनी है, और कितनी वेस्ट हुई है, कितना फूड हमारा वेस्ट हुआ है, इस सब के बारे में इसमें देखते हैं। हम नेक्स्ट करते हैं। कि प्रूडेंट डाइट है। इसमें क्या होता है कि जो हायर कमेटीज होती हैं WHO की, उन्होंने एक हमें स्पेसिफिक रेशियो दी हुई है। डाइटरी फैट्स की दी हुई है 15 to 30, सेचुरेटेड फैट्स की लेस देन 10, अनसेचुरेटेड की 15 to 20, कार्ब्स की 50 to 70, फाइबर हमें एक दिन में 40 ग्राम इंटेक करना चाहिए, प्रोटीन्स की 10 to 15, एंड सॉल्ट की लेस देन 15। आगे की टेबल से दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाले ब्रेड, राइस, सीरियल्स, ये चीजें होती हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आ जाते हैं। उसके बाद मीट, पोल्ट्री, फिशेस और बीन्स वगैरह, एग्स, नट्स वगैरह, मिल्क, योगर्ट, चीज, फैट्स, ऑयल वगैरह, ये सब का एक ग्राफ है।
उसके बाद है डाइटरी असेसमेंट प्रिंसिपल्स। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले एडिक्वेसी है, वो इसमें वो डाइट आ जाती है जो कि प्रोवाइड करती है हमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट, जो कि हमें डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होती है कि हमें इतना न्यूट्रिएंट लेने चाहिए। एडिक्वेसी में वो सब चीज़ें आ जाती हैं कि हमें इतनी एनर्जी और इतने न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए जो कि हमारी आरडीए की ज़रूरत के लिए काफ़ी होते हैं। बैलेंस का में ये है कि कोई भी ऐसी डाइट जो कि हमें वो प्रोवाइड करती है, अ, मतलब इनफ डाइट प्रोवाइड करती है लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, एक बिल्कुल बैलेंस अमाउंट में हो। और वैरायटी में है कोई भी ऐसी डाइट जो कि इंक्लूड करती है वाइड सेक्शन ऑफ फूड विद इन ईच फूड ग्रुप। मेथड्स आ जाते हैं डाइटरी असेसमेंट के। इसमें बताया हुआ पर्पस इसका क्या है। इसमें इंफॉर्मेशन होती है इंडिविजुअल की, उसकी फैमिली की, कम्युनिटी की और कंट्री की, और इसके जो सोर्सेज होते हैं उसमें इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह वगैरह। पर्पस क्या होता है डाइटरी असेसमेंट का? डाइट को, किसी भी पर्सन की डाइट को इम्प्रूव करने के लिए, वो बेशक हाउस होल्ड लेवल पे हो और किसी भी ग्रुप में हो। स्पेशली इसमें यंग चिल्ड्रन आ जाते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स आ जाती हैं और लैक्टेटिंग वुमेन्स आ जाती हैं। और प्लान करने के लिए फूड की स्ट्रेटजीज को, जब स्पेशली किसी क्राइसिस में हो तो उसको फूड को पूरी कंजप्शन को इवेल्युएट करने के लिए और रिसर्च पर्पस के लिए। ये एक न्यूट्रिशन असेसमेंट जो हम करते हैं, किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए हमारे पास न्यूट्रिशन असेसमेंट होती हैं, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लैब टेस्ट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में बेसिकली हमारे पास हाइट और वेट आता है, क्योंकि एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, एंथ्रोप मींस ह्यूमन एंड मेट्रिक मींस मेजरिंग। तो ह्यूमन मेजरिंग में बेसिकली हमारे पास टू मेजर कैटेगरीज आ जाती हैं, वेट और हाइट। तो ये 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करने के लिए, क्योंकि बेसिक बहुत से ऐसे डिज़ीज़ हैं जिसका जो लिंक है हमारे इन 2 चीज़ों के साथ, हाइट और वेट के साथ होता है, लाइक ओबेसिटी हो गई, स्वेलिंग ऑफ बॉडी टिश्यूज़ हो गए, या फिर वेस्टिंग कंडीशंस होती हैं, ग्रोथ फेलियर इन चिल्ड्रन होते हैं। इन सब का लिंक हमारी हाइट और वेट के साथ होता है, तो इसका हमें पता होना ज़रूरी होता है। मैम यहाँ पे वो स्लाइड ऐड नहीं, मैं वैसे ही बता रही हूँ आपको। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स में हम किसी भी इंसान का, किसी भी पेशेंट का हम हाइट और वेट मेजर करते हैं, और उसको जो हमारा स्टैंडर्ड हमने सेट किया हुआ है स्पेसिफिक जेंडर और एज के लिहाज से, उसके साथ फिर कंपेयर करते हैं, या उसी इंसान का जो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड होता है उसके साथ कंपेयर करते हैं। उसके बाद अब मेथड्स ऑफ मेजरिंग ह्यूमन हाइट की हम बात करें तो हमारे पास 2 बेसिक मेथड, स्टेडियोमीटर और हाइट कैलिबर होता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं प्लीज। स्टेडियोमीटर में बेसिकली हम उन पेशेंट्स की मेजर करते हैं जो कि एबल होते हैं स्टैंड, मतलब वो कर सकते हैं। उन पेशेंट्स की हम स्टेडियोमीटर से मेजर करते हैं। इसको आगे डिटेल में देखते हैं। उसके बाद हाइट कैलिबर की बात करें तो वो पर्सन जो स्टैंड नहीं कर सकते, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो अनएबल होते हैं टू स्टैंड, फिर उनको हम उनकी स्पाइन पोजीशन पे उनकी जो है मेजर करते हैं। यहाँ सिटिंग पोजीशन पे स्पाइन पोजीशन मोर एक्यूरेट होती है, उस पोजीशन पे फिर हम उनकी हाइट जो है वो करते हैं, मेजर करते हैं। उसको भी हम मजीद आगे डिटेल में देखते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ये स्टेप्स है बेसिकली जो मेजरिंग हाइट के दौरान हमें देखने चाहिए, इनका ध्यान रखना चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो हमारी हाइट जो है वो अप्रोप्रिएट हाइट हमें नहीं मिलेगी जिस भी पेशेंट की हम देख रहे हैं। इसके लिए जो सरफेस एरिया है हमारा वो बिल्कुल इवन होना चाहिए। हम मतलब ऊपर ज़्यादा वो अनइवन सरफेस एरिया नहीं होना चाहिए। और हमारी शूज़ जो हैं वो रिमूव होने चाहिए। ये सिर्फ हाइट के लिए नहीं, वेट के लिए भी ज़रूरी है, वेट मेजरिंग के लिए भी। इसके अलावा स्ट्रेट हमें स्ट्रेट उस पेशेंट को होना चाहिए, खड़े होना चाहिए। हील्स, जॉइन हील्स टुगेदर, और आर्म्स जो हैं वो बिल्कुल फ्रीली हैंग होने चाहिए, इस तरीके से कि पाम्स जो हैं वो थाई को फेस कर रहे हो, हमारी जो थाइज होती हैं उनको फेस कर रहे हो।
और हेड जो है वो अपराइट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। टिल्ट या किसी और पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, हेड का बिल्कुल स्ट्रेट होना ज़रूरी होता है। और फिर हम हाइट को मेज़र करते हैं सेंटीमीटर में। ये बेसिक स्टेप्स है जो हमें अंडर कंसिडरेशन रखने पड़ते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अब एज और जेंडर के हिसाब से अगर हम हाइट मेजरिंग की बात करें तो सबसे पहले इन्फेंट्स और वो चिल्ड्रन जो अंडर 2 इयर्स होते हैं उनके लिए जो हमारे पास यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है वो हाइट बोर्ड होता है जिससे हम मेजर करते हैं उनकी हाइट को। इसके हाइट बोर्ड के बेसिकली 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, एक हेड बोर्ड होता है और एक फुट बोर्ड होता है। जो हेड बोर्ड है वो स्टेशनरी पोर्शन होता है जो कि हम हेड के साथ कनेक्ट करते हैं, इसको लिंक करवाते हैं मेजरिंग के दौरान। और फुट बोर्ड जो है वो मूवेबल पोर्शन होता है, ये हमारे फुट के साथ जो पेशेंट है, जो चिल्ड्रन है, जिस बच्चे की हम कर रहे हैं मेजरिंग, उसकी फुट के साथ हम कनेक्ट करवाते हैं और ये मूवेबल होता है, हम उसको मूव करवा सकते हैं अकॉर्डिंगली। मैम नेक्स्ट करते हैं। इसके स्टेप्स की बात करें तो इसमें भी हेड जो है वो हेड बोर्ड को टच करना चाहिए और फुट जो है वो फुट बोर्ड जो होता है नीचे जो मूवेबल पोर्शन है उसको टच होने चाहिए। लेग्स जो है वो स्ट्रेट और स्ट्रेच पोजीशन पे होनी चाहिए बिल्कुल। और इस तब भी हम उस बच्चे की इन्फेंट की जो है हाइट सही तरह से एक्यूरेट मालूम कर सकते हैं अगर उसकी स्ट्रेच कंडीशन में वो होगा तो। और फिर नियरली 0.सेंटीमीटर में हम उसकी जो हाइट है वो रिकॉर्ड करते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। अब ये उन पेशेंट्स की जो खड़े नहीं हो सकते उनके लिए फिर एक और होता है हाइट कैलिबर इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम उनकी फिर मेजर करते हैं क्योंकि वो खड़े नहीं हो सकते, उनके लिए एक स्पेशल होता है इंस्ट्रूमेंट। इसके भी पोर्शंस होते हैं, फिक्स्ड पोर्शन होता है ब्लेड होता है और शैफ्ट होती है। फिक्स पोर्शन जो है वो अंडर हील जो पोर्शन होते हैं उनको उनकी मेजरमेंट करता है और ये स्पाइन पोजीशन पे इस वक्त होना चाहिए पेशेंट को। और राइट नीज और जो एंकल है वो स्ट्रेच पोजीशन पे होते हैं फिक्स पोर्शन की। और ब्लेड जो है वो मेजर करता है एंटीरियर पोर्शन ऑफ थाई को और अबव नी जो पोर्शन होते हैं उनको। और शेफ्ट जो है ये जो लॉन्ग बोन्स होती हैं हमारी लाइक टिबिया वगैरह उनके पैरेलल ये आ रहा होता है और उनकी मेजरिंग कर रहा होता है। उसके बाद इनकी भी स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले जो टिश्यूज हैं उनको कंप्रेस करते हैं हम ताकि उनको प्रेशर हम देते हैं ताकि टिश्यूज जो हैं हमारे वो कंप्रेस हो सकें, टिश्यूज को कंप्रेस करना जरूरी होता है। अ, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं हाइट, ये भी नियरली 0.1 सेंटीमीटर। मैम एक मिनट प्रीवियस वाली। और फिर हम इनकी रेपिटेशंस भी करते हैं 2 से 3 टाइम्स, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कंपैरिजन करते हैं। अब मैम कर दे नेक्स्ट स्लाइड। मैम नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एज के लिहाज से अगर बात करें, नहीं मैम वही वाली, वो नहीं अभी बताई। यस 18 to 60 ईयर्स। एज के लिहाज से अगर बात करें तो 18 से 60 ईयर्स वाली जो एज ग्रुप पर्सन होते हैं उनके लिए हम अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू जेंडर डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग फिर हम हाइट को जो है मेजर करते हैं। यहाँ पर इक्वेशंस फॉर मेल्स लिखी हुई है और फीमेल्स भी लिखी हुई है। लाइक मेल्स के लिए 75.01 प्लस 1.91, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमने जो नी हाइट उनकी मेजर की होती है उसके साथ और फिर माइनस करते हैं 0.175 को और मल्टीप्लाई करते हैं उसकी एज के साथ। इसी तरह इसकी एक सेकंड इक्वेशन है। उसके बाद इक्वेशंस फॉर फीमेल्स की बात करें तो उसमें भी 70.25 को हम ऐड करते हैं 1.87 के साथ और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो नी हाइट होती है हमारी और माइनस कर देते हैं 0.06 और फिर मल्टीप्लाई करते हैं जो एज होती है फीमेल की उसके साथ। इसकी भी एक और सेकंड इक्वेशन है, वो भी आपके सामने है। यस मैम। उसके बाद वो पर्सन जिनका एज ग्रुप 60 से 80 ईयर्स होता है उनके लिए भी डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं। लाइक यहाँ पर इक्वेशन फॉर मेल्स बताई हुई है 59.01, उसको हम ऐड करते हैं 2.08 और फिर मल्टीप्लाई करते हैं जो नी हाइट होती है हमारी मेल्स की जो हमने मेजर की होती है उसको फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास हाइट आ जाती है।
इसकी अदर इक्वेशन भी यहाँ पर बताई हुई है, 95.7 है। उसके बाद अब हाइट की मेजरमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है? एक्यूरेट हाइट हमें बहुत सी ऐसे पर्पस होते हैं जिनके लिए हमारे पास हाइट का पता होना ज़रूरी है। लाइक हमें जब बीएमआई हम मेजर करते हैं जिसमें बॉडी मास इंडेक्स, उसके लिए हमारे पास वेट होना भी ज़रूरी है, हमारे पास हाइट होना भी ज़रूरी है। तब भी हम ये कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि आइदर वो अंडर वेट है या ओवर वेट है, ओबेसिटी की तरफ है। ओबेसिटी की फिर फर्दर क्लासेस होती हैं, ओबीस 1, ओबीस 2 वगैरह। तो उसके लिए हमारे पास हाइट का होना ज़रूरी है, एक्यूरेट हाइट का, और वो हम इन्हीं मेथड से मेजर कर सकते हैं जो मैंने अभी बताए हैं। इसके अलावा ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन को इंटरप्रेट करने के लिए भी हमारे पास हाइट का होना ज़रूरी है। इसके अलावा क्रिएटिनिन इंडेक्स लेवल का पता होना के लिए भी, और एनर्जी लेवल, इन सब कंडीशंस के लिए हमारे पास हाइट का होना ज़रूरी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माय टुडेज़ प्रेजेंटेशन। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है? बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर हम जो डाइट लेकर जा रहे हैं उससे हमें जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन होते हैं, फिर वो मेटाबोलाइज होते हैं और फिर वो हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ हो रहे होते हैं। तो इन सारी प्रोसेसेस का जो कुछ भी हुआ है, इन सब का सम बेसिकली न्यूट्रिशन कहला रहा होता है। ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि हम अपनी बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट्स लेके जाएंगे, फिर वो मेटाबोलाइज होकर कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन में ये भी आता है हमारे ईटिंग बिहेवियर्स और हमारे जो भी फूड से रिलेटेड जो भी बिहेवियर्स वगैरह होते हैं वो भी इस न्यूट्रिशन जो टर्म है उसके अंडर जो है वो आ रहे होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स बेसिकली क्या होते हैं? जब हम फूड लेते हैं तो उसमें हमें पता है हमारे फूड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से बना हुआ होता है। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स होते हैं हमारे फूड में। तो बेसिकली ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हमें फूड से ऑब्टेन हो रहे होते हैं और हमारी बॉडी फिर इनको यूज़ करती है फॉर एनर्जी, तो उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रिएंट्स कह रहे होते हैं। इन जो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं इनमें एबिलिटी होती है कि हमारी बॉडी में जाकर फिर अकॉर्डिंग टू द यूजेज ये कन्वर्ट हो सकते हैं टू मैकेनिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। उसके बाद आता है फूड। फूड बेसिकली जो भी हम चीज़ डिराइव कर रहे होते हैं प्लांट से या एनिमल से, जिसको हम खा सकते हैं एनर्जी हासिल करने के लिए और अपनी लाइफ को, ग्रोथ को, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, टिश्यू की रिपेयर करने के लिए जो जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जो हम प्लांट से ऑब्टेन कर रहे हैं, एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उस सर्टन चीज़ को, सर्टन प्रोडक्ट को हम फूड कह रहे होते हैं। और उस फूड से फिर हम जब उसे इंजेस्ट करते हैं हमारी बॉडी में तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो फर्दर फिर हम डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। फिर जो हमारी नेक्स्ट है वो है डाइट। डाइट जो है बेसिकली एक सम है इज ऑफ फूड कंज्यूम बाय अ पर्सन और अदर ऑर्गेनिज्म। बेसिकली हम जो चीज़ अपनी बॉडी में लेकर जा रहे हैं, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं उसे हम डाइट करें उस फूड को। और बेसिकली डाइट में ये नहीं आ रहा कि हम कौन सा फूड कंज्यूम कर रहे हैं, बेसिकली डाइट में आ जाता है कि हम उस फूड की कितनी इनटेक ले रहे हैं और उसकी कितनी इनटेक ले रहे हैं हम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए या किसी भी सर्टेन रीज़न की वजह से, वेट लॉस के लिए या किसी भी बॉडी की किसी और भी कंडीशन की वजह से हम जो उसकी अमाउंट इनटेक कर रहे हैं उसको हम फिर डाइट कर रहे होते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हमने पहले कर लिए कि वो क्या होते हैं। अब हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें हम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कह रहे होते हैं। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वो वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी जो है वो खुद नहीं बना सकती, और फिर इसीलिए हमें, और वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमें उनको हमें बाहर से लेना यानी कि फूड से लेना होता है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आपके पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर भी आ जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो फैट्स हैं ये भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं ये आपकी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनको रिपेयर करती हैं, उन्हें बनाती हैं और एनर्जी भी प्रोवाइड करती हैं, और जो
विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी की डिफरेंट प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं और केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो वाटर होता है वो बेसिकली एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता होता है और न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा होता है। तो ये कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास है कैलोरीज। कैलोरीज क्या होती हैं? बेसिकली कैलोरी जो है ये हमारे यानी सबसे पहले तो हमें पता है एनर्जी बेसिकली इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। हर काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। इसी तरह से जो कैलोरीज है ये भी एनर्जी का एक यूनिट है और न्यूट्रिशन में बेसिकली हम कैलोरी उस एनर्जी को कह रहे होते हैं जो कि हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, जो भी फूड है, ड्रिंक है जो हम ले रहे हैं, उससे जो हमें एनर्जी आ रही होती है, जो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, उस एनर्जी को हम कैलोरीज कह रहे होते हैं। और फिर उसको हम उसको एनर्जी को फिर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं। जो एनर्जी फूड से आ रही होती है और बेवरेजेस से आ रही होती है उसे हम किलो कैलोरीज के कैल में मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एनर्जी डेंसिटी और न्यूट्रिएंट डेंसिटी। जो एनर्जी डेंसिटी होती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैलोरीज कंपेयर्ड विद द वेट और द वॉल्यूम ऑफ फूड। बेसिकली एनर्जी डेंसिटी, कुछ फूड्स होते हैं जो एनर्जी डेंस है और कुछ फूड्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं। एनर्जी डेंसिटी में बेसिकली आ रहा होता है कि हमें एक फूड से कितनी एनर्जी जो है, कितनी अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो है, एनर्जी जो है वो ऑब्टेन हो रही होती है। वो फूड्स जो एनर्जी डेंस होते हैं उनमें कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन उनमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। The calories they may come from proteins, fats और carbohydrates। फिर हमारे पास आती है न्यूट्रिएंट डेंसिटी। न्यूट्रिएंट डेंसिटी में बेसिकली वो फूड्स आ जाते हैं जिनमें हमें मोस्टली न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऑब्टेन हो रहे होते हैं, मोस्टली ज़्यादातर। Foods that are nutrient dense, they have high levels of nutrients per servings। ठीक है, न्यूट्रिएंट डेंस में आपके पास आ जाएंगे कितनी विटामिन्स मिल रही हैं हमें, कितनी प्रोटीन्स मिल रही हैं एक फूड में और कितनी हमें उससे विटामिन मिनरल्स वगैरह ये चीज़ें जो है वो ऑब्टेन हो रही होती हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। ये एक पिक्चर है, इसमें उन्होंने एक तरफ हमें हाई एनर्जी डेंसिटी फूड दिखाया और एक तरफ उन्होंने हमें लो एनर्जी डेंसिटी फूड दिखाया। और बेसिकली हमें नज़र आ रहा है कि जो हाई एनर्जी डेंसिटी फूड है उनमें सारा जंक फूड आ रहा है जिनसे हमें खा के एनर्जी तो बहुत ज़्यादा मिलती है, कैलोरीज मोस्टली ऑब्टेन हो रहे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा होता। जबकि जो एनर्जी डेंस होते हैं उनसे हमें चाहे तो कैलोरीज इतनी ज़्यादा नहीं मिलती लेकिन हमें उनसे न्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं। उनमें हम देख सकते हैं फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह आ जाते हैं, मीट वगैरह ये चीज़ें आ रही हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। ओके, फिर हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ फूड्स हैं। हमारे पास होल फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड आता है और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वो आ रहा होता है। अब जो होल फूड होता है उसमें बेसिकली वो फूड्स आ जाते हैं जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, जिन्हें हम प्रोसेस नहीं होते, जिनमें हमने कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट नहीं डाला हुआ होता है, जो बिल्कुल आप कहते हैं नेचुरल होते हैं। उनमें आपके पास फ्रेश फूड आ जाएंगे जैसे वेजिटेबल, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, मीट, मिल्क्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आ जाते हैं प्रोसेस्ड फूड्स। ये वो वाले फूड्स होते हैं जिनको हम थोड़ा सा एडिशन करते हैं कुछ चेंजेस लाने के लिए। हम कोई भी आप कह रहे हैं सब्सटेंस ऐड कर देते हैं या उसे हम कुक करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व करने के लिए उसमें एडिशन कर रहे होते हैं।